हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 4 इंडस्ट्री फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री। अब उस इंडस्ट्री का हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या क्या सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या क्या उसके स्टेप्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। अब जैसे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। अब इसका रोल क्या है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का? पहला, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जब इंक्रीज होता है, इसमें लोगों को क्या मिलता है? काम मिलता है, जिससे कि उनकी आप इनकम यानी पर कैपिटा इनकम यानी साल में जो उनका इनकम है वो इंक्रीज होता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वो सारे टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे कि एग्रीकल्चर्स को मॉडर्न टूल्स प्रोवाइड होते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इसके साथ जो कैपिटल फॉर्मेशन से मतलब है कैपिटल से प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी को कन्वर्ट करना, वो भी इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, लोगों को रोजगार मिलता है। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, जब हम किसी मटेरियल या गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारी फॉरेन करेंसी या विदेशी व्यापार बढ़ जाता है। प्रोमोटिंग मॉडर्नाइजेशन, हमारे आधुनिकता को मदद मिलती है। फॉरेन टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा जिससे कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो मॉडर्न होंगे। सेकंड दिया, एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया? गवर्नमेंट ने जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या किया? डिक्लेरेशन ऑफ वेल डिफाइंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को डिफाइन किया, उसको अच्छे से तैयार किया जिससे कि इंडस्ट्रियल्स को काम करने में आसानी हो। एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट जिसको टेक ओवर करती है, जिसमें गवर्नमेंट के पावर्स होते हैं, उनको बढ़ाया। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने क्या किया? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए उनको इंक्रीज किया। फॉरेन कैपिटल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, और साथ ही साथ किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से किसी भी लार्ज ह्यूज इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है और साथ में तकनीकी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो वो फॉरेन कैपिटल एंड टेक्निकल असिस्टेंस को बढ़ाया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कई काम किए। अब इसके बाद आता है बेसिक फीचर इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड। अब प्लान पीरियड में जब हमने अपने 5 ईयर्स प्लान जैसा कि आगे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था, तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी बोल के या कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का नहीं था। अब जब हमने ये प्लान तैयार किया तो 2006 एंड 7 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा 11% तक पहुँच गया। वही आपका 11-12 में जो था वो कितना हो गया? 5% से गिर गया। तो इस तरह से हमने कहीं ना कहीं आगे चल के फिर इसी को हमने 7.4 तक इस्टेब्लिश किया। हायर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है जीडीपी का हमारा कौन देता है? इंडस्ट्री सेक्टर देता है। 14-15 में ड्यूरिंग द ईयर में हमारा जो जीडीपी था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कितना था? 31.8%। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री, इंडिया जो था, इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान गिव द एम्फेसिस ऑन द डेवलपिंग बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। उस 5 साल में हमने हिंदुस्तान को बहुत बड़े बड़े उद्योग दिए जो कि आगे चलकर गेम चेंजर हुए और इंडस्ट्रीज को क्या किया? बूस्टअप मिला। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, पहले क्या होता था? हम मैक्सिमम जो मटेरियल से बाहर से मंगाते थे, उसके लिए हमने क्या किया? उससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन को ढूंढना शुरू कर दिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हमने क्या किया? कई स्टेप्स उठाए
प्लान में अपने, जिससे कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप कर सकें। अब प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, अब इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है। पहला, प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है या पावर ऑफ सप्लाई है वो क्या है, कंटिन्यू नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सफर कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, यहाँ पे उतने ह्यूज कैपिटल भी नहीं है जिसकी वजह से हम बड़े इंडस्ट्रीज को लॉन्च कर सके। प्रॉब्लम रॉ मटेरियल, कच्चे माल की भी कमी है। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, और हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है मैक्सिमम जो हैं वो बीमार हैं यानी कि लॉस में चल रहे हैं। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उस ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पा रहा जिसकी हमें जरूरत है। अब इसके बाद है सजेशन टू इनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्या क्या सजेशन है हम अपने इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। पहले, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, कैपिटल जो है किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन का रोल प्ले करती है, तो इसलिए हमें पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि उन इंडस्ट्री को सफिशिएंट कैपिटल प्रोवाइड हो सके। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब किसी भी इंडस्ट्रीज को चालू करने के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, रोड चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, तो इन सबको हमको क्रिएट करके उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है हमारे यहाँ जो लोग हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर सके, यानी वो टेक्निकल नॉलेज हो, उनके पास एजुकेशन हो, हेल्दी हो। तो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको तब्दील करना है। तो ये कुछ सजेशन है जिसके थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। अब आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी, पहला बना 1948 में, आफ्टर देन 1956, आफ्टर देन 1977, अप टू 1991 तक। 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन अप्रैल 6, 1948 बाय देन यूनियन इंडस्ट्री मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आज़ादी के बाद 1948 को 6 अप्रैल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे यूनियन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे उनने पहली पॉलिसी लॉन्च की। उसके बाद 1956 में आया, और जो अभी की जो प्रेजेंट पॉलिसी है वो 1991 की पॉलिसीज को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब 1991 के जो पॉलिसीज थे उसके ओवरव्यूज क्या था। पहला, मेंटेन द सस्टेन्ड ग्रोथ और इन प्रोडक्टिविटी, यानी अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना कि वो कम ना हो जाए। इनहेंस गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एम्प्लॉयमेंट करना जो जिससे कि लोगों को फायदा हो। अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना। मेन फोकस पॉइंट जो अलाउइंग द इंडस्ट्रीज फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट फोर्सेस एंड, यानी इसका मेन जो फोकस था इंडस्ट्रीज को फ्रीडम देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, जिससे कि मार्केट फोर्स के साथ फाइट कर सके। पॉलिसी मेजर क्या था, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी, यानी जो इंडस्ट्री के जो लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते थे उसको लिबरलाइज करना, स्वतंत्र करना, जिससे कि वो आसानी से किसी भी सेक्टर में एंट्री कर सकें। लिबरलाइजेशन ऑफ द लोकलेशन पॉलिसी, जो लोकेलिटी में जो लोकल वे में जो लाइसेंस पॉलिसी है उसको भी स्वतंत्र करना। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपने पॉलिसीज में चेंज किए। मेन फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फर्स्ट, रिडक्शन इन रिजर्व इंटरप्राइजेज इन पब्लिक सेक्टर। जब हम आज़ाद हुए तो हमको अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेक्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। फर्स्ट द पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड इज द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कुछ सेक्टर्स को रिजर्वेशन दिया गया था जिसके थ्रू वो क्या कर, कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर नहीं कर सकता था। तो हमने क्या किया, उसको बढ़ा दिया या उन सेक्टरों में ढील दे दी कि जो प्राइवेट सेक्टर जहां इन नहीं कर सकते थे वहां भी इन कर सके। रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज बीमार थी उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देना, टेक्निकल सपोर्ट देना और उनको प्रॉफिटेबल कंडीशन में कन्वर्ट करना। रिफॉर्म इन वर्किंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो जो MOE होता है जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इसको इम्प्रूव करना, वर्किंग कंडीशन को
सुधारना, डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर के इंडस्ट्रीज थे उनको प्राइवेट सेक्टर को देना जिससे कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर सके। तो ये बेसिक स्टेप्स थे। एलिमिनेशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम इन प्राइवेट सेक्टर, लिबरलाइजेशन के बाद हमने क्या किया, जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसे एसेंशियल पब्लिक सेक्टर को हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ पुश कर दिया जिससे कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, हमने अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी चेंजेस किए जिससे कि आसानी से लोग हमारे इंडिया में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें और उससे हम कोई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें। फॉरेन टेक्नोलॉजी में चेंजेस किए जिससे कि हम आसानी से वहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी या यूजफुल टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकें। अब मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को चालू करने के लिए जो गवर्नमेंट प्रोसेस होते हैं, जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं हमें, उसमें जो उसकी प्रोसेस होती है इसको हम लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम कहते हैं। अब जैसे दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी। तो यहाँ पे क्या किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द फ्यू हैंड। और प्रिवेंट करना मतलब रोकना कि जो हमारी इकोनॉमिक पावर है वो एक हाथों में या कुछ हाथों में सिमट के ना रह जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको रिव्यू किया। अब इसके बाद हमने क्या किया, 1951 में IDR की इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। इसका काम होता है कि इंडस्ट्री को लाइसेंस देना, उसको कैपिटल प्रोवाइड कराना, टेक्निकल एडवाइस करना, तो ये सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रिवेंटिव प्रोविजंस क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस, इंक्वायरी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, करेक्टिव मेजर इसके क्या होते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, कंट्रोल ऑन सप्लाई एंड प्राइस। कंस्ट्रक्टिव मेजर क्या होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये इसके सारे क्या होते हैं, वो होते हैं जिसको ये देखता है। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। तो MRTP जिसको हम लोग मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं, एक्ट 1969 बिकम एप्लीकेबल इन द कंट्री जून 1970। MRTP Act 1969 has now been replaced by Act 2002 से इसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द फ्यू हैंड एंड टू पुट ए कंट्रोल ऑन मोनोपोलीज। यानी ये प्रिवेंट करता है इकोनॉमिक पावर को जिससे कि कुछ हाथों में, मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, एक व्यक्ति के हाथों में ना चला जाए। कंपटीशन एक्ट 2002 in the area of LTG it was felt that the exacting monopolies and restrictive trade practice act 1969 has become obsolete in certain respect and there is a need to shift our focus for curbing monopolies to promoting competition। यानी कि हमने जो 1969 में एक मोनोपोली एक्ट बनाया था उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत महसूस हुई जिससे कि बाजार में क्या पैदा हो सके, कंपटीशन क्रिएट हो सके। इस तरह से अब आगे प्रेजेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, लिबरलाइज्ड लाइसेंस पॉलिसी। अभी का जो वर्तमान समय में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लिबरेशन कर दिया गया, मतलब उनको काम करने की स्वतंत्रता दी गई। इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिलेशन एंड वेयरिंग टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सीजर, सिगरेट एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रिपेयर्ड टोबैको। तो यहाँ पे दिया एनवायरमेंट कंसर्न, यानी कि कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्टेड किया गया और कुछ चीजों को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज दैट इंटरप्राइजेज विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जिसको मैनेज और आपका गवर्न कौन करता है, ओन कौन करता है, जिसका मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होती है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।